दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रसायन विज्ञान के 120 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। और हम बता दें, यह इसका दूसरा पार्ट है। पार्ट वन में हम चैप्टर 14, 15, 16 और 1, 2, ये जो टोटल 5 चैप्टर हैं, इन पांचों चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन को देखा है। हाँ, क्योंकि हमने आपको बताया था केमिस्ट्री में 16 चैप्टर आपके हैं, जिसमें से जो 6 चैप्टर हैं, इन 6 चैप्टर के बहुविकल्पी क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे। मतलब जो चैप्टर 9 से लेकर 14 तक है, इन सभी चैप्टर के बहुविकल्पी क्वेश्चन को हम नहीं बताए हैं। ठीक है, जो 120 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उसमें इन 6 चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न नहीं शामिल है। तो आपके 16 चैप्टर में से जब 6 चैप्टर नहीं शामिल किए, तो बचा कितना? 10 चैप्टर बचे। तो जिसमें से 10 चैप्टर जो थे, उन 10 चैप्टरों में से जो चैप्टर नंबर 14, 15, 16 और 1, 2 था, यानी कि टोटल 5 चैप्टर, इन पांचों चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न को हमने पार्ट वन में करवाया है, और यह है पार्ट टू। अब जितने चैप्टर बचे हैं, उन सभी चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न को हम पार्ट टू में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न होंगे, वो सभी प्रश्न आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चन, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया था बोर्ड एग्जाम में, उन सभी में पूछे गए हैं। यानी कि एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में ना पूछा गया हो। तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक बल गति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो रासायनिक बल गति होता है, इसके अंतर्गत किस अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हीं का अध्ययन रासायनिक बल गति के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्थिर ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया का वेग कैसे रहता है। तो स्थिर ताप पर चाहे विशिष्ट अपक्रिया हो या कोई और अपक्रिया, उसका वेग जो है स्थिर ही रहता है। और जब ताप बढ़ाते हैं तो अपक्रिया का वेग भी बढ़ता है, और जब घटाते हैं तो वेग घटता है। ठीक है, तो स्थिर ताप पर विशिष्ट अपक्रिया का वेग कैसे रहता है? स्थिर रहेगा। ठीक है, शून्य कोट की अपक्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, शून्य कोट की अपक्रिया का उदाहरण यही है, H2 + Cl2। इसके बाद क्या बनेगा? 2HCl। इसके बाद देखिए क्या है, शून्य कोट की अपक्रिया का वेग। ये बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। शून्य कोट की अपक्रिया का वेग, इसमें से उसके लिए क्या चीज़ सही है? अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, या सांद्रता के अनुक्रमानुपाती, या ये सभी सही हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें केवल पहला सही है कि जो यह शून्य कोट की अपक्रिया होती है, यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। शून्य कोट की अपक्रिया जो है, यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोट की अभिक्रिया। इसके बाद देखिए क्या है, एक शून्य कोट की अभिक्रिया A+B, जो प्रोडक्ट हमें मिला C के लिए वेग दर होगा। तो हमने आपको यहाँ पे देखिए, आपने क्या पढ़ा? अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए, केवल यही है जिसमें जीरो है, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, बाकी सब में निर्भर कर रहा है। तो यही आपका शून्य कोट की क्रिया के लिए सही हुआ। अब देखिए, आगे हम चलते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का जान लीजिए है कि आपको मैं बता दूं, चाहे शून्य कोट हो चाहे प्रथम कोट, इनके लिए अभिक्रिया का वेग क्या होता है और इनका मात्रक क्या होता है, आप इसे जरूर याद कर लीजिए। यानी कि शून्य कोट की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, उसका अपक्रिया दर नियतांक क्या होता है, ठीक इसी प्रकार से प्रथम कोट की अपक्रिया का मात्रक क्या होता है और उसका दर नियतांक क्या होता है, जो भी है। यानी कि प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए मात्रक और उसका वेग, ये ध्यान लीजिएगा। और शून्य कोट की अपक्रिया के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है, शून्य कोट की अपक्रिया के लिए दर नियतांक का मात्रक क्या है। तो शून्य कोट की अपक्रिया के लिए जो दर नियतांक का मात्रक होता है, वो मोल होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही इसका होता है मात्रक। और इसका मात्रक कैसे ज्ञात किया जाता है, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था इस पे, मतलब सभी का मात्रक और अब जो वेग होता है मात्रक, उसको बताया था। तो यदि आप उसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। बस केवल आप इतना याद कर लीजिए कि जो शून्य कोट की अपक्रिया होता है, इसके जो दर नियतांक का मात्रक होता है, मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स होता है। इसके बाद देखिए क्या है, dx/dt प्रोपोर्शनल A⁻0 की अपक्रिया की कोटि है। तो आप खुद बताइए, इस अपक्रिया की कोटि कितनी है? इस अपक्रिया की कोटि 0 है। आप खुद देख रहे हैं अपक्रिया की कोटि कितनी है? 0। ठीक है, शून्य कोट की अपक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस गलत है, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आप देखिए क्या है कि प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण क्या है। तो जो प्रथम कोट की अपक्रिया है, इसके लिए वेग स्थिरांक का समीकरण आप सबको मालूम है, यही होता है। और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत
बहुविकल मतलब इससे न्यूमेरिकल बहुत बनता है, और जो इस पे आधारित न्यूमेरिकल आता है वह न्यूमेरिकल जो है 2 नंबर का भी हो सकता है, 4 नंबर का भी हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिए। और इस पे हो सकता है मैं कल एक मतलब वीडियो बनाऊंगा जिस पे मैं 10 क्वेश्चन को करवाऊंगा। जो प्रथम कोटि की अपक्रिया है, ये वाला समीकरण, इस पे मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। और एक होता ना कि इक्वल टू 0 इतना अपान 1 बाई, यानी कि अर्ध आयु, इस पे और इस पे 10 क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो आप इसे याद कर लीजिए और इस पे क्वेश्चन लगा लीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं। इसके बाद देखिए क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सही है। यानी कि जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा विकल्प है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सही है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यही सही है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यही सही है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो यही एक विकल्प है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सही है। इसके बाद देखिए क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय जो होता है वह कितना होता है। तो देखिए क्या है, इसमें एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है इसमें जो अर्धभाग होता है, यानी कि जो अर्धायुकाल जिसे हम कहते हैं, उस आधे भाग को पूरा होने में कितना समय लगता है, उसी समय को हम t=1/2 से व्यक्त करते हैं। तो समय कितना होता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता की व्युत्क्रमानुपाती होता है, या उसकी प्रारंभिक सांद्रता के वर्गमूल पर निर्भर करता है। तो इसमें से देखिए आपका कौन सा विकल्प सही है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती वाला यही सही है। ठीक है, विकल्प सी। क्यों सही है, क्योंकि देखिए ये जो t= होता है ना, यही होता है, यही होता है t=1/2 0.693 अपान में के। तो जब हम इसको यहाँ पे कर देंगे तो देखिए इसका व्युत्क्रमानुपाती ही है ना, तो यही सही होगा इसके लिए। एक बार आप इसे देख लीजिएगा, बाकी यही सही है। इसके बाद देखिए क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में संबंध क्या है। तो देखिए इसमें आपको संबंध बताना है क्या, अर्ध आयुकाल जिसे हम t=1/2 कहते हैं, और वेग स्थिरांक जिसे हम k से व्यक्त करते हैं। तो इसमें देखिए संबंध यही होता है और यही सही है। इस पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस पर जो क्वेश्चन आएगा वह 1 से 2 नंबर के बीच में रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु के लिए समीकरण है। तो यही समीकरण जो उसमें संबंध है। ठीक है, अब देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया आभासी एक अणुक है। तो देख लीजिए इसमें बहुत दिया है, और मैं आपको बता दूं ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें कोई ये नहीं, एक मेथड है, इससे आप याद कर सकते हैं। यही इसका है CH3COOH प्लस में H2, ये होता है आभासी एक अणुक अभिक्रिया का, यही है आभासी एक अणुक अभिक्रिया। लेकिन ये कंप्लीट नहीं, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। क्या है, CH3 है इधर देखिए, और COOH ले लिया गया। फिर देखिए इसमें क्या बचेगा, इसमें देखिए ए वाला CH3 पूरा बचेगा। तो यहाँ पे देखिए CH3 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए जब 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया है यहाँ पे इसके साथ, तभी तो ये वाला चीज़ जो बना है इसी से बचा है ना, इसी से बना है। क्योंकि 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इधर चला गया, वही हाइड्रोजन इधर जुड़ा है, तो वही बच गया, वही बन गया। और यहाँ पे बचा क्या, CH3, तो CH3 लिख लिए, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये O है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यही इसकी कंप्लीट अभिक्रिया हो गई। ठीक, इसके बाद देखिए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने आपको बताया था भैया, जब ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा पूरा। ठीक है, वेग बढ़ता है, घटेगा तो घटता है। ठीक है, ताप बढ़ाना जो है अपक्रिया के वेग पे निर्भर करता है, यानी तो जो ताप होता है वो अपक्रिया के वेग पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाएंगे तो अपक्रिया का वेग बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो अपक्रिया का वेग घट जाता है। और देखिए क्या है, शून्य कोट के अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिए। मैं नहीं बताऊंगा, मैं केवल इतना बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद एक चीज़ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपक्रिया की कोट और आणविकता में अंतर बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। देख रहे हैं कितने, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और मैं केवल आपको इतना हिंट दे सकता हूँ, जो अपक्रिया की कोट यह एक प्रायोगिक मान है। जो हमारा कोट होता है इसको हम प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं यह एक प्रायोगिक मान है। और देखिए जब इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं तो इसका कुछ भी मान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, लेकिन आणविकता जो है यह एक सैद्धांतिक मान है। ठीक है, आणविकता क्या है, एक सैद्धांतिक मान है।
यह एक प्रायोगिक मान है, यह एक सैद्धांतिक मान है। और देखिए जब यह प्रायोगिक मान है तो इसका मान कुछ भी हो सकता है, इसका मान 0, 1, 2, 1/2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मान 0 नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आप जान लीजिए, इसका मान 0 हो सकता है लेकिन इसका मान 0 नहीं होता है। इसका मान हमेशा प्राकृतिक के रूप में आता है, प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1, 2, 4, 5, 10, 20 जो भी आएगा, लेकिन इस रूप में आएगा। इसका मान 1/2 के रूप में, इसका मान जो आणविक तक मान होता है 1/2 के रूप में नहीं होता है, 0 के रूप में नहीं होता है, दशमलव के रूप में नहीं होता है, इन सब के रूप में आणविकता का मान नहीं होता है, जबकि कोटि का मान हो सकता है। तो ये चीज़ आणविकता और कोटि में अंतर होता है। ठीक है, तो रासायनिक बल गति की यही सब महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब देखिए हम चलते हैं अगले चैप्टर पर। तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभिक्रिया से रिलेटेड। 1 मिनट रुकिए आप केवल बस। जैसे देखिए कोई जो अभिक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए यही क्या है, 1 मिनट रुकिए, ये साला अच्छे से नहीं दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा। जैसे मान लीजिए यही एक अभिक्रिया है, ये पूरा क्या है, यह पूरा एक अभिक्रिया है, H2 + Cl2, इसके बाद क्या बना 2HCl, यह पूरा क्या है, यह एक अभिक्रिया है। ठीक है, और जो यह है यह एक उत्पाद है, क्या है, उत्पाद, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है H2 + Cl2, इसे कहते हैं हम अभिकारक। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अभिकारक कहेंगे। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अभिकारक कहते हैं। H2 + Cl2 को अभिकारक कहेंगे, 2HCl को उत्पाद कहेंगे। और जिसे मान लीजिए यहाँ पे जो भी रहता है, मान लेते हैं, मानते हैं, जान लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे यही है, NO है, तो इसे हम कहेंगे उत्प्रेरक। ठीक है, तो आप समझ गए ना, इस पूरे प्रोसेस को हम अभिक्रिया कहेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया। जो इसको ए रहता है H2 + Cl2 है, जो H2 + Cl2 है, इसको हम कहेंगे अभिकारक। जो यहाँ पे प्राप्त होगा हमें, उसे हम उत्पाद कहेंगे। और जो यहाँ पे होगा उसको हम कहेंगे उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या होता है आप ये भी जान गए, उत्पाद क्या होता है आप ये भी जान गए, अभिकारक क्या होता है यह भी आप जान गए। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में हम उत्प्रेरक के बारे में जानकारी लेंगे, तो इसीलिए मैं आपको बता दूं उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। आप एक चीज़ जान, क्योंकि अभी इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ ना, अभी बहुविकल्पी क्वेश्चन इस पर आपको बहुत मिलेंगे। उत्प्रेरक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक जान लीजिए समांगी उत्प्रेरक होता है, समांगी समांगी उत्प्रेरक होता है, एक होता है विसमांगी। ठीक है, एक होता है समांगी, एक होता है विसमांगी, एक होता है धनात्मक। अब देखिए ये जान लीजिए पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में 2 प्रकार के होते हैं, और जो पार्ट 2 है इसमें 4 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, इसके अलावा भी और 2 होते हैं, तो यही दोनों के बारे में लेकिन आप जानिए। तो समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो देख लीजिए, जैसे देखिए जो अभिकारक है, जैसे मान लीजिए एक चीज हम एक यहीं से बता रहे हैं, 1 मिनट, जैसे मान लीजिए H2 फिर +Cl2 ना, इसके बाद यहाँ पे क्या बचा 2HCl। तो समांगी उत्प्रेरक उससे क्या हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो अभिकारक है सोडियम, मतलब मान लीजिए सोडियम है ना, मान लीजिए, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यदि ये ठोस अवस्था में है, तो जो आपके अभिकारक है यदि यह भी ठोस अवस्था में है, तो इसको हम कहेंगे समांगी उत्प्रेरक, यानी कि इसमें उत्प्रेरक और अभिकारक की जो अवस्था है वह समान है, इसे हम कहेंगे समांगी उत्प्रेरक। और देखिए विसमांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए उत्प्रेरक ठोस अवस्था में है, लेकिन जो आपका अभिकारक है, अभिकारक किसे कहते हैं, इसे ही हम अभिकारक कहेंगे। अभिकारक मान लीजिए आपका सॉलिड लिक्विड में है। ठीक है, आपका जो उत्प्रेरक है वह ठोस अवस्था में, यह लिक्विड है, तो इन दोनों की देख लीजिए अवस्थाएं असमान है ना, यानी कि अलग अलग हैं, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे विसमांगी। तो जिसमें उत्प्रेरक व अभिकारक की सांद्रता समान होती है, ठीक है, यानी कि उत्प्रेरक व अभिकारक की अवस्था जो है समान होती है, उसे हम समांगी कहेंगे। और जिस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्था समान नहीं होगी उसको हम कहेंगे विसमांगी, यानी कि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्था समान तो समांगी, अवस्था अलग अलग दोनों की तो विसमांगी। और धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, यानी देखिए जैसे कोई अभिक्रिया है, वो अभिक्रिया धीमी गति से हो रही है, लेकिन मान लीजिए आप कोई उत्प्रेरक डाल दिए और उस उत्प्रेरक के मतलब
उस उत्प्रेरक के कारण उस अपक्रिया के वेग में वृद्धि हो गई तो उसे हम कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरक। और मान लीजिए यदि कोई अपक्रिया हो रही है और आप कोई उत्प्रेरक उसमें मतलब प्रयोग किए और उस अपक्रिया की गति धीमी हो गई तो उसे हम कहेंगे ऋणात्मक अपक्रिया, मतलब ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो जो अपक्रिया की दर को बढ़ाता है उसको हम कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और जो अपक्रिया की दर को घटा देता है उसको हम कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो आप समझ गएंगे समांगी क्या होता है, विसमांगी, धनात्मक और ऋणात्मक। अब आप यदि इतना समझ गए होंगे तो मैं अब आपको बताऊंगा सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन जिसे आप स्वयं बहुत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, किस प्रकार की धातु जो होती है प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है। तो जो संक्रमण धातु होती है ये प्रभावी उत्प्रेरक बनाती हैं। तो देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है किसका उदाहरण है। तो इसमें आप एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, ये भी ठोस अवस्था में, यह भी ठोस अवस्था में, और जो इसका उत्प्रेरक रहता है ना वह भी ठोस ही अवस्था में रहता है। तो जब ये इनकी अवस्था मतलब ठोस अवस्था है और इनकी भी अवस्था ठोस अवस्था है तो एक कौन सी अभिक्रिया हो जाएंगे, ये हो जाएगा समांगी मतलब उत्प्रेरक हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा उत्प्रेरक हो जाएगा, ये समांगी उत्प्रेरक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है कि अभिक्रिया जो किसी एक उत्पाद द्वारा प्रेरित होती है उसको हम प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। हम आपको दो उत्प्रेरक नहीं बताए, उत्प्रेरण बताए थे, एक प्रेरित और स्वप्रेरण। तो यही जान लीजिए होता है जो मतलब बना उत्पाद ही अभिक्रिया को प्रेरित करता है तो उसे ही कहते हैं प्रेरित। ठीक है, प्रेरित उत्प्रेरण। और इसके बाद देखिए क्या है, विसमांगी उत्प्रेरण कौन सा है। तो हमने आपको बताया था जिसमें मतलब अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्था समान नहीं होती है उसी को हम कहते हैं विसमांगी उत्प्रेरक। तो इसमें देखिए जो V2O5 है यह ठोस अवस्था में होता है, यह ठोस अवस्था में होता है, और जो ये सब है यस O2 + 1/2 O2 यह होता है गैस अवस्था में, यह गैस अवस्था में होता है, और ये सब ठोस अवस्था में। तो यहाँ देखिए ये गैस है, ठोस है, तो विसमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण यही होगा क्योंकि यहाँ उत्प्रेरक व अभिकारक की सांद्रता समान नहीं है। एक उत्प्रेरक जो होता है अपक्रिया की ऊर्जा को बढ़ा देता है, दूसरा देखिए क्या है अपक्रिया की ऊर्जा को घटा देता है, या ए और बी दोनों है। तो देखिए मैंने आपको बताया था जो उत्प्रेरक है तो एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक, एक अपक्रिया की दर को बढ़ाता है एक अपक्रिया की दर को घटाता है। तो इसलिए क्या सही है, ऑप्शन सी, घटा भी सकता है बढ़ा भी सकता है, यह उत्प्रेरक पर डिपेंड करता है। इसके बाद देखिए क्या है, एक रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव निम्न को परिवर्तित करना होता है। तो जो सक्रियण ऊर्जा होती है इसी को परिवर्तित करना होता है। इसके बाद देखिए संपर्क विधि से H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन है। मैं आपको बता दूं यह बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में 3 बार पूछा गया है, और जो यह विधि है यानी जो यह मेथड होता है H2SO4 के निर्माण की यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की जो यह विधि है संपर्क विधि, यह कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है कि H2SO4 के सचित्र वर्णन कीजिए संपर्क विधि निर्माण की, जो मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि से बनता है इसका सचित्र वर्णन कीजिए। 5 नंबर में पूछा जाता है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, और बहुविकल्पी क्वेश्चन भी इससे 3 बार पूछा गया है। तो क्या कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, V2O5 प्रयोग किया जाता है H2SO4 के निर्माण की जो संपर्क विधि होती है उसमें उत्प्रेरक के रूप में यही प्रयोग किया जाता है V2O5। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, जल गैस में मेथिल एल्कोहल के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए कौन सा प्रयोग में लाया जाता है, तो देखिए यह जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछा गया और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है बी। इसके बाद देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, पर्पिल ऑफ कैसियस है। तो इसका नाम बताना है। तो AU जो होता है इसका सॉल होता है पर्पिल ऑफ कैसियस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, धनावेशित सॉल बनाता है। तो देखिए जो यहाँ पे FeOH3 खोल थ्राइज है यही धनावेशित सॉल बनाता है, और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछा गया था, यह पूछा गया है 2 बार। और यह भी क्वेश्चन देखिए क्या है, किस आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है उसके धनायन के। यह आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि किसी आयन का स्कंदन प्रभाव किस पर निर्भर करता है। तो देख लीजिए संयोजकता और आवेश के चिन्ह पर जो है आयन का स्कंदन निर्भर करता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, संपर्क विधि से H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन है। यानी जो संपर्क विधि होती है जैसे H2SO4 को बनाने की बहुत विधि होती है उसी में एक विधि है संपर्क विधि। तो संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं V2O5 का प्रयोग किया जाता है, और यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछा गया है। बंद कर।
तो V2O5 इसका यही सही राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए निम्न में से कौन सा विष का कार्य करता है। विष मतलब ये है कि जो मतलब उसकी सक्रियण क्षमता होती है उसको घटा देना, ठीक, उसे कहते हैं विष, ठीक है। तो देखिए क्या है, प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम जिसको हम Pt से व्यक्त करते हैं, इसके लिए उत्प्रेरक का कार्य AS2O3 करता है। उत्प्रेरक का कार्य AS2O3 उत्प्रेरक का कार्य करता है प्लेटिनियम के लिए। और देखिए क्या है, क्रिस्टलाभ तथा कोलाइड में अंतर होता है। तो जो क्रिस्टलाभ होता है और कोलाइड, इनमें क्या अंतर होता है, तो आप भी जानते होंगे, इनमें कणों के आकार का अंतर होता है। क्योंकि जो क्रिस्टलाभ होते हैं ये जो है जंतु झिल्ली से आसानी से जो चर्मपत्र होता है, जो क्रिस्टलाभ के कण होते हैं ना, वो चर्मपत्र में आसानी से छन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है। लेकिन जो कोलाइड के कण होते हैं ना, वो चर्मपत्र से आसानी से नहीं छनते हैं, क्योंकि इनके कणों का आकार बड़ा होता है। तो ये होता है क्रिस्टलाभ और कोलाइड में अंतर, इनके कणों का आकार। इसका कण का आकार छोटा होगा, इसके कणों का आकार बड़ा होता है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पे देखिए क्या है, ये देखिए इस चैप्टर के थोड़ा सा आपके इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, इसे आप याद कर लीजिएगा। मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, और ये बहुत बार पूछे गए, जैसे टेंटल प्रभाव क्या है, एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, स्वप्रेरण उत्प्रेरक क्या है, प्रेरित उत्प्रेरक क्या है, और समांगी उत्प्रेरक क्या है। उत्प्रेरक के बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया जिसमें पूरे उत्प्रेरक को खत्म कर दिया है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या है, A, B तथा C सॉल की गोल्ड संख्या क्रमशः 0.001, 0.15, 0.20 नहीं, 0.15, 20 तथा 25 है। सर्वाधिक सबसे प्रभावी रक्षी कोलाइड कौन है। मतलब ये देखिए यहाँ पे ABCD है, ठीक है, और इनके सॉल की जो गोल्ड संख्या है वो दिया गया कि A का इतना है, B का इतना है, और C का इतना है। C का 20 है और D का 25 है, और B का 0.15 और A का है 0.001। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सबसे अधिक प्रभावी रक्षी कोलाइड होगा। तो मैं आपको बता दूं, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा कम होती है वही प्रभावी सबसे अधिक होता है। तो A का ये सबसे अधिक प्रभावी रक्षी कोलाइड होगा, क्योंकि जिसकी देखिए यहाँ बताया क्या गया है, जिसकी श्रोण संख्या कम है, ठीक है, उसकी रक्षण, उसकी मतलब जो रक्षी प्रभावी होगा, रक्षी कोलाइड जो होता है वो सबसे अधिक प्रभावी होगा, ठीक है। तो ये इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। श्रवण संख्या जिसकी सबसे कम है उसका जो प्रभाव होता है, रक्षण क्षमता जो होता है वो सबसे अधिक होगा, ठीक है। अब देखिए हम अगले चैप्टर पे चलते हैं जिसमें अयस्क के बारे में है। इसमें देखिए क्या है, भूपल्टी में पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्वों की जो मात्रा होती है वो देखिए कैसा होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे। तो यदि आपसे ये पूछता है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है तत्व, तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तब एल्युमिनियम सही हो जाता है। जब धातु की बात करेगा तब एल्युमिनियम हो, लेकिन जब तत्व की बात करेगा तो ऑक्सीजन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो हमने आपको क्या बताया, ऑक्सीजन। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो जो सोना है यह एक अक्रिय धातु है, इसीलिए यह मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मैलेकाइट किसका अयस्क है, तो मैं आपको बता दूं, मैलेकाइट जो होता है इसका जो सूत्र होता है CuOH2 होल ट्वाइस इंटू CuCO3 होता है, ठीक है। ये मैलेकाइट का सूत्र होता है, ठीक है। और जब इसी में यहाँ, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, मैलेकाइट का सूत्र है, ठीक। और यदि यहाँ पे हम 2 लगा दें, यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा, यह एजूराइट का सूत्र हो जाएगा। तो मैलेकाइट का सूत्र क्या है, अगर यहाँ से 2 हटा दें, CuOH2 होल ट्वाइस इंटू CuCO3, तो मैलेकाइट का सूत्र हो जाता है। एजूराइट का सूत्र ए होता है, क्यों कि बस केवल यहाँ 2 लगा देना है, ठीक है, तब एजूराइट का सूत्र हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैलेकाइट का अयस्क है। तो मैलेकाइट किसका अयस्क है, इसमें देखिए क्या है, कॉपर है ना, तो मैलेकाइट जो होता है कॉपर का अयस्क होता है। और मैलेकाइट का हमने आपको सूत्र भी बता दिया। एजूराइट के सूत्र में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चाहे आप इस तरीके से लिख दीजिए या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CuOH2 होल ट्वाइस इंटू 2CuCO3। तो जब यहाँ 2 लगा देंगे तो एजूराइट हो जाएगा, 2 हटा देंगे तो मैलेकाइट हो जाएगा। और मैलेकाइट एजूराइट दोनों कॉपर के ही अयस्क हैं। और हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, तो हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3 हेमेटाइट का सूत्र होता है, और यह आयरन का अयस्क है। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जो RCOONA होता है यह कृत्रिम कोलाइड होता है। इसे आप थोड़ा सा याद कर लीजिए कि RCOONA एक कृत्रिम कोलाइड होता है। अब देखिए हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है,
फूल्स गोल्ड फूल्स गोल्ड फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? तो देखिए जो Fe2 होता है, 1 मिनट रुक जाइए, Fe2 जो होता है, 1 मिनट यार, Fe2 जो होता है यह फूल्स गोल्ड होता है। तो यही इसका सही हो जाएगी। इसमें देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा अयस्क नहीं है? तो आप देखिए अभी मैलेकाइट का हमने सूत्र बताया, मैलेकाइट अयस्क होता है, आयरन पायराइड भी अयस्क होता है, लेकिन पिग आयरन अयस्क नहीं होता, तो यही इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से अयस्क का सांद्रण जो होता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा नहीं होता है? निम्न में से कौन से अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा नहीं होता है? तो जो सल्फाइड अयस्क होते हैं ना, इनका जो सांद्रण होता है यह फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो होता है वह फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। और एक चीज़ आप यह जान लीजिए कि यह तो बहुविकल्पी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही जो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण होता है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद देखिए क्या है, कॉपर के अर्जित अयस्क में होते हैं तो केवल Cu2O होता है कॉपर के अर्जित अयस्क में। इसके बाद देखिए क्या है, वात्या भट्ठी में किसके द्वारा आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? वात्या भट्ठी जो होती है इसमें आयरन ऑक्साइड जो होता है, आयरन ऑक्साइड यह किसके द्वारा उपचयित होती है? तो यह होता है CO द्वारा, ठीक है। और इसमें पूछा कौन सा क्षारीय गालक नहीं है, तो मैं आपको बता दूं गालक 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक होता है, एक क्षारीय। तो यह है अम्लीय गालक का उदाहरण, ठीक है। तो इसीलिए यह क्षारीय गालक नहीं है क्योंकि यह अम्लीय गालक है, ठीक। और बाकी ये सब क्षारीय गालक है। मैट में मुख्यतः होता है, तो देखिए मैट जो होता है इसमें मुख्यतः जानते हैं क्या होता है, CuS होता है, या तो Fe2S3 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, वात्या भट्ठी में आयरन को उपचयित कौन करता है? तो अभी हमने पीछे ही देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड इसका नाम होता है, CO का, ठीक है। तो यही उपचयित करता है। इसके बाद देखिए एल्युमिनियम के 2 अयस्क का नाम आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई साहब सभी अयस्क को याद कर लीजिएगा क्योंकि अयस्क से क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए इसका मैं यदि 2 अयस्क बताऊं तो पहले आप देख लीजिए, बॉक्साइट इसका होता है, बॉक्साइट इसका सूत्र क्या होता है, हाँ CuF। तो यार बॉक्साइट है तो इसमें CO की बात नहीं आएगा, Al2 होता है, Al2O3 इंटू 2H2O, ये बॉक्साइट का सूत्र हो जाता है। इसके बाद एक और है क्रायोलाइट, Na3Al F6, क्रायोलाइट Na3Al F6, ठीक है। एक क्रायोलाइट का सूत्र होता है, ठीक है। तो इसके 2 अयस्क हो गए। इसके बाद देखिए कॉपर का 2 पूछा है, तो कॉपर के अभी हमने आपको बताया मैलेकाइट हो गया, मैलेकाइट हो गया। एक के बाद एजुराइट हो गया, मैलेकाइट हो गया, एजुराइट हो गया। तो मैलेकाइट का देखिए क्या सूत्र आता है, CuOH होल ट्वाइस इंटू CuCO3। एजुराइट में क्या करना है, जो यहाँ पे है वही लिख दीजिए, केवल यहाँ पे 2 उतार दीजिए बस, CuCO3, ठीक है। लोहे का 2 अयस्क क्या है, हेमेटाइट, देखिए हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो इसमें हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है मैग्नेटाइट का, Fe3 जो होता है O4। इस दोनों में केवल एक बढ़ा दिए देंगे तो मैग्नेटाइट या हेमेटाइट जो होता है सूत्र Fe2O3 होता है। और जब इसमें आप एक Fe और बढ़ा दीजिए और एक ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मैग्नेटाइट, ठीक है। धातुमल किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं जो अम्लीय गालक होते हैं जैसे कि SiO2 जो होता है, और इसमें क्षार धातु ऑक्साइड जब अम्लीय गालक जो होते हैं वो क्षार धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं, तब जो हमें बनता है वह बनता है हमें धातुमल तब हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, जैसे देखिए अम्लीय गालक, इसके बाद क्षार धातु ऑक्साइड जब क्रिया करता है तो धातुमल हमें प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर आप समझ भी सकते हैं कि यहाँ पे SiO2 है ही, और इसके बाद यहाँ पे CaO लिख लेते हैं जो कि क्षार धातु ऑक्साइड है। इसके बाद देखिए क्या बनता है, यहाँ पे हो जाएगा Ca और यहाँ पे यस आ जाएगा, SI आ जाएगा और यहाँ पे O3 आ जाएगा। तो यही इसका हो जाएगा, ये धातुमल है, ये क्षार धातु ऑक्साइड है या अम्लीय गालक है।
तो यही हो गया इसका राइट आंसर। अब देखिए, अब हम जो पी ब्लॉक के जो चैप्टर है जिसमें पी ब्लॉक का वर्णन किया गया है, जिसमें पी ब्लॉक के बारे में बताया गया, अब उसके बहुविकल्पी क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से सर्वाधिक अस्थायी कौन है। तो जो NH3 होता है जिसे हम अमोनिया कहते हैं, यह सर्वाधिक अस्थायी होता है। इसके बाद देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, जो नाइट्रस ऑक्साइड को ही हंसाने वाली गैस शायद कहते हैं, ये कैसा होता है, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति इसकी होती है, एक क्षारीय होती है, उदासीन होता है, उभयधर्मी। तो देखिए मैं बता दूं, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है यह उभयधर्मी होता है, ठीक है। और नेशनल अभिकर्मक क्या होता है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट, मैं भले क्वेश्चन नहीं करा बता पाया यहाँ पे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विस्फोटक यौगिक कौन है। तो जो NaCl3 होता है ना, यह विस्फोटक यौगिक होता है, NaCl3। इसके बाद देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी है। तो देखिए SnO2 उभयधर्मी होता है, SnO2 जो होता है यह उभयधर्मी होता है, यानी कि SnO2 भी उभयधर्मी होता है और नाइट्रस ऑक्साइड भी उभयधर्मी होता है। इसके बाद देखिए कौन सा पदार्थ ओजोन द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता। तो जो KMnO4 होता है ना, यह ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है। और इसका निर्माण, इसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसके जो निर्माण की विधि होती है उसे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ के गए थे और जब हम बोर्ड एग्जाम दिए थे तो यही वाला आया था, पोटेशियम परमैंगनेट की मतलब जो निर्माण विधि होती है वही। इसके बाद देखिए क्या है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे हमने टिक भी लगा दिया था, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है कि निष्क्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे जाते हैं। निष्क्रिय गैस को देखिए हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं, और भी बहुत गैस कहते नाम है, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, और मतलब इनको खोज, जो इन गैसों को किसने खोजा था, तो रेले ने इनको खोजा था। इसके बाद देखिए सबसे हल्की गैस कौन है। तो आप भी जानते होंगे जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम वो सबसे हल्की, थीलियम का सबसे कम है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती थी। तो सबको मालूम होता है आर्गन, ठीक है। और सबसे अधिक क्रियाशील अक्रिय गैस कौन है। तो बता दें, जो आपका मतलब जेनान होता है, यह सबसे अधिक क्रियाशील अक्रिय गैस है जेनान, ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील अक्रिय गैस है जेनान। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिए गए ऑक्सी अम्लों की अम्लीयता का सही क्रम क्या है। इसमें आपको बताना है कि क्या सही क्रम है, कौन सा जो है। तो 4 विकल्प, लेकिन हमने 3 ही लिखा है, तो कौन सा सही है। आप इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए 4 है, 3 है, 4 है, 0, तो ये क्या है, गलत। इसके बाद देखिए क्या है, 1 2 4 3, ये भी गलत। ये देखिए क्या है, इसमें ऑक्सीजन 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और यही है सही। इसके बाद देखिए, ठीक है, इसके बाद देखिए क्या, किस अक्रिय गैस का क्वथनांक सबसे अधिकतम है। तो मैं आपको बता दूं, जिसका परमाणु क्रमांक अधिक रहता है उसका आकार भी अधिक रहता है, और जिसका आकार अधिक होगा ना उसी का क्वथनांक अधिक होता है। तो परमाणु क्रमांक किसका अधिक है, यहाँ पे जेनान का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक, तो इसी का क्वथनांक भी अधिक होगा। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम जितने महत्वपूर्ण धातु होते हैं, जैसे कापर, सिल्वर, जिंक और एल्युमिनियम, तांबा, इन सभी के मतलब हम जो अयस्क होते हैं उस पर वीडियो बनाएंगे। तो आप उसे भी देख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, इस चीज़ को आप भी जानते होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल केमिस्ट्री के 120 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। पार्ट 1 में हमने इन चैप्टर 14, 15, 16 और 1, 2 के बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखा था। इसके बाद जितने चैप्टर बचे थे उन सभी चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने पार्ट 2 में देखा। और टोटल 16 चैप्टर थे, तो 16 चैप्टर में से 6 चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न को नहीं देखा था, 10 चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न को देखा था। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपना फीडबैक देना। बस मैं तो यही कहूँगा, केवल एक कमेंट कर देना, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो आपका मतलब एक चैप्टर है जिसमें पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में बताया गया है, तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा जो कि पूरे तरीके से पीरियाडिक टेबल पर ही होगा, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम मतलब आपको, जैसे आपका चैप्टर है ना पी ब्लॉक के तत्व और एक है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, तो यदि आपको इसे अच्छे से समझना हो तो आप यदि पीरियाडिक टेबल के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो काफ़ी कुछ चीज़ें इन दोनों चैप्टर के बारे में जान जाएंगे। तो देखिए, मैं अगला जो वीडियो हमारा आएगा वह आवर्त सारणी पर ही आएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे
जिसमें देखिए हम क्या क्या आपको बताएंगे। पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी बताएंगे, क्योंकि आवर्त सारणी से रिलेटेड सबसे पहले अगर किसी ने वर्गीकरण किया था तो मेंडलीव ने किया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे, उसके दोष के बारे में बताएंगे, उसके उपयोग के बारे में बताएंगे। फिर डॉबे राइनर के सिद्धांत के बारे में बताएंगे कि उनका नियम क्या था और उनमें कमी क्या थी। इसके बाद देखिए न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में बताएंगे, कमी बताएंगे। फिर आधुनिक आवर्त सारणी बताने से पहले परमाणु क्रमांक, परमाणु भार के बारे में बताएंगे। फिर आवर्त सारणी बताएंगे और फिर इससे रिलेटेड जितने बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को बताएंगे। तो वीडियो का अंत करने से पहले मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से केमिस्ट्री के 120 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का एक मतलब 2 वीडियो बना, उसी तरीके से मैं फिजिक्स के 60 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन पे मतलब वीडियो बनाने वाला हूँ, जो 60 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो उसके लिए भी आप चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। वो सभी क्वेश्चन जो होंगे 60 वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए समझ लीजिएगा भैया। जय हिंद। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।